किसी भी राज्य में तीन सर्वोच्च संस्थाएं होती हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय और सचिवालय। ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण कार्यालय हैं जहां से पूरी शासन व्यवस्था चलती है। तमाम नीतियां यहीं बनाई जाती हैं और सारे बड़े कामों की योजनाएं भी यहीं तैयार होती हैं। लेकिन उत्तराखंड में इन तीनों महत्वपूर्ण संस्थाओं में दलालों की सीधी नजर है और दलालों के कारनामों के कारण कई बार इन संस्थाओं के सर्वोच्च प्रतिनिधि को जवाब देना पड़ता है। इस बार एक भंडाफोड़ हुआ। 13 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2 लोग इनमें ऐसे हैं जिनका संबंध मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय से रहा है। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय भी अछूता नहीं है, क्योंकि जब धोखेधड़ी की खबर आई तो विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बारे में भी चर्चा हुई है। मामले में धोखाधड़ी एक हुई हरियाणा में और दूसरी हुई है पंजाब में, और दोनों जगह दलाली की बात हो रही थी। उत्तराखंड के 2 अधिकारी दलाली में जुटे हुए थे, इस तरीके के आरोप हैं। मामले की अब जांच शुरू हो रही है। पूरा प्रकरण विस्तार से मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में बैकडोर की भर्तियां लगातार सुर्खियां बटोरती रही है। एक बार फिर से बैकडोर से भर्ती करने की कोशिश कौन कर रहा था? एक मुकदमा दर्ज हुआ हरियाणा के रोहतक में। एक अधिकारी का नाम आया जो कि एपीएस हैं। इनका नाम है मोनिका। ये सचिवालय में तैनात हैं। इनके खिलाफ मुकदमा एफआईआर दर्ज हो चुकी है रोहतक सिविल लाइन थाने में। और मामला है कि हरियाणा के एक व्यक्ति को विधानसभा में भर्ती कराए जाने को लेकर एक व्यक्ति को एक मेल आया नियुक्ति के संदर्भ में, और उसके बाद दूसरा मेल आया नियुक्ति को लेकर, मतलब उसकी नियुक्ति हो गई। आरोप इस तरीके के लगाए गए हैं कि उस व्यक्ति ने कुछ समय तक नौकरी की और बाद में उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उस व्यक्ति को बकायदा आई कार्ड इशू किए गए, उसे नियुक्ति पत्र इशू किए गए। अब यह जांच का विषय है किसने किसको नियुक्ति पत्र और आई कार्ड इशू किए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में मोनिका ने भी क्रॉस तहरीर दी है देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में, और उन्होंने कहा है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानती जरूर हैं जिनका नाम मुकदमेबाजी में दर्ज हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके की कोई जालसाजी नहीं की है, किसी को धोखे में नहीं रखा है और किसी को नौकरी दिए जाने के एवज में कोई पैसा नहीं लिया है। एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है, सोनीपत के निवासी हैं कुलदीप खत्री, और इनके बेटे हैं कुशल खत्री। कुशल खत्री की नौकरी लगाने की बात पहले हुई हरियाणा पुलिस में, और जब वहां पर बात नहीं बनी तो उसके बाद उन्हें उत्तराखंड विधानसभा में नौकरी दिए जाने की लिए कई तरीके से पैरवी हुई और उसमें मोनिका का नाम आया है। अब इस पूरे प्रकरण में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है रोहतक में, और देहरादून की रहने वाली सचिवालय में तैनात मोनिका ने तहरीर दी है कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। यह एक प्रकरण है। एक और प्रकरण आया, यह उससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस नौकरी वाले घोटाले में बैकडोर से नौकरी दिए जाने के मामले में 25 लाख रुपए के लेन देन की बात हो रही थी। लेकिन दूसरा प्रकरण सीधा दलाली से जुड़ा हुआ है। सरकारी ठेके दिए जाने की एवज में लगभग 3.5 करोड़ रुपए का हेरफेर किया गया है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यह प्रकरण पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब के एक व्यक्ति को देहरादून के मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक अधिकारी ने झांसा दिया और 3.5 करोड़ रुपए ठग लिए। प्रलोभन था
कि जो स्कूलों में यूनिफॉर्म सप्लाई होती है, जूते सप्लाई होते हैं और सरकारी अस्पतालों में जो दवाई सप्लाई होती है, उसका टेंडर इन्हें दे दिया जाएगा। पटियाला के जो जिला अध्यक्ष थे संजीव कुमार, उन्होंने एक तहरीर दी और उस तहरीर के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें एक नाम आता है पीसी उपाध्याय, प्रकाश चंद्र उपाध्याय का, जो कुछ समय पहले तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निजी सचिव हुआ करते थे। उस घटना का बड़ा गंभीर संज्ञान लिया है क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई वो भारतीय जनता पार्टी का ही एक नेता था। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है पटियाला का, वो पूर्व जिला अध्यक्ष था। जब इनकी सुनवाई देहरादून में नहीं हुई ठगी होने के बाद, तो ये रसूखदार लोग पहुंच गए दिल्ली और दिल्ली में जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वहां पर इन्होंने शिकायत की और वहां शिकायत करने का इनको लाभ ये हुआ कि सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय तक संदेश गया और मुख्यमंत्री को इन्होंने अपनी व्यथा सीधे सरल शब्दों में सुना दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधा निर्देश दिया डीएस कुंवर साहब को, जो एसएसपी देहरादून है, डीआईजी हैं, कि इस पूरे प्रकरण को देखिए। और डीआईजी डीएस कुंवर ने इस पूरे मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू हो गई है। अब 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया है। कुछ के खिलाफ देहरादून में मुकदमा हुआ और कुछ के खिलाफ रोहतक में मुकदमा दर्ज हुआ है। रोहतक में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भर्ती के संदर्भ में हुआ है और एक व्यक्ति उनमें से ऐसा है जो सचिवालय में तैनात है। और एक मुकदमा जो देहरादून में दर्ज हुआ है उसमें एक पूर्व निजी सचिव का नाम सामने आया है। अब यहां पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या बैकडोर से भर्ती करने वाला गिरोह अभी भी सक्रिय है, जो उत्तराखंड में शायद अपने हाथ पैर अब नहीं पसार रहा है, लेकिन वो दूसरे राज्यों के युवकों से ठगी करने की कोशिश में जुटा हुआ है? उन युवकों से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने पैसे क्यों दिए। क्या बैकडोर से भर्ती ही एकमात्र रास्ता है नौकरी करने का या नौकरी पाने का सरकारी सिस्टम में? क्या उन्हें नहीं मालूम कि नौकरी सरकारी सिस्टम में कैसे मिलती है? टेस्ट होता है, कई बार इंटरव्यू होता है और उसकी मेरिट के बाद सिलेक्शन होता है। पैसे देकर नियुक्ति पत्र हासिल करना, और ये कुछ समय तक उन्होंने नौकरी की, तो ये बताना होगा। जो मोनिका है उन्होंने अपनी तहरीर में ये कहा है कि सारे फुटेज चेक करा सकते हैं कि कहां पर इनकी मुलाकात हुई और कहां कहां पर इन्होंने नौकरी की है। सीसीटीवी फुटेज निकाले जा सकते हैं। दूसरा प्रकरण, जो पंजाब के व्यवसायी हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी यह पूछा जाना चाहिए कि क्या रिश्वतखोरी में वो भी बराबर के भागीदार नहीं हैं, जो टेंडर हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी के साथ मिलकर पूरी सांठ-गांठ रच रहे थे। तो दोषी सारे लोग हैं, जिन्होंने पैसे दिए और जिन्होंने पैसे लिए। हालांकि अभी कोई दोषी है या नहीं है, हम किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते। पूरे प्रकरण की जांच होनी निश्चित है। अब ये मामले पकड़ में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा फैसला ले लिया है। अब देखना यह है कौन कौन फंसते हैं, कौन कौन बचते हैं। लेकिन सवाल दोनों ही तरफ खड़े हुए हैं। जिन्होंने पैसे दिए हैं काम कराने की एवज में, उनसे भी सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, क्योंकि वो भी बराबर के दोषी हैं। और कानून में जो रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही जुर्म है, इसलिए इनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए। साथियों, अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।